नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जामों के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। तो देखिए, इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं और ये जो प्रश्न है इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं को भी आप लोग को बताया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हेलियोस्ट्रिज्म का समर्थन करने के लिए किसे गिरफ्त में ले लिया गया था। तो देखिए, पहले तो हेलियोस्ट्रिज्म क्या होता है इसको भी समझेंगे और किसे गिरफ्तार कर लिया गया था इसे भी समझेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। गैलीलियो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। गैलीलियो कौन थे? तो भाई गैलीलियो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दूरबीन का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक, दूरबीन का क्या किया था, आविष्कार किया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले जो आपका शनि ग्रह है, शनि ग्रह है, इसके शनि ग्रह के किनारे जो है रिंग होते हैं, 7 छल्ले होते हैं, इसकी क्या की थी, रिंग्स की क्या की थी, खोज किए थे। तो ये भी इसकी वजह से आप लोग इनको जानते होंगे। इसके अलावा ये हमारी जो आकाश गंगा है जिनका नाम है क्या, देवयानी। हमारी जो आकाश गंगा है देवयानी को इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम देखा था। क्या किया था, सर्वप्रथम इन्होंने देखा था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए हम लोग पर देखते हैं कि हेलियोस्ट्रिज्म क्या है। तो हेलियोस्ट्रिज्म वो घटना होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि सूरजमुखी का फूल होता है। ठीक, सूरजमुखी का फूल होता है ऐसे करके, और सूर्य, आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य की दिशा में घूमता रहता है। मतलब जिधर सूर्य रहेगा उधर ही वो उसका सूरजमुखी का फूल उधर ही रहेगा। मान लीजिए पश्चिम है, पश्चिम से सीधे धीरे धीरे पूर्व की ओर सूर्य जा रहा है, तो सूरजमुखी का फूल भी अपना जो है अपना मुख पहले सूर्य की दिशा में वो जिधर जिधर जाएगा उधर उधर करते चलता है। ये बचपन में किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये इसको कहते हैं हेलियोस्ट्रिज्म। इसके वजह से क्या किया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, सूरजमुखी का जो फूल होता है, सूरजमुखी के फूल का सूर्य के गति से चलना, सूर्य के दिशा में घूमना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेलियोस्ट्रिज्म कहते हैं। और एक एग्जांपल और इसका यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कुछ फूल होते हैं, कुछ फूलों का क्या होता है, दिन में खिल जाता है और रात में क्या होता है, वो बंद हो जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ फूल का दिन में क्या होता है, दिन में कुछ फूल क्या होता है, दिन में खुल जाता है और रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कारण भी किसका है, हेलियोस्ट्रिज्म की वजह से है। जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो फूल क्या होता है, खिला हुआ रहता है। ठीक, खिला हुआ रहता है, रात में क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो ये प्रभाव भी किसका है, हेलियोस्ट्रिज्म का है। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। हमने बताया हेलियोस्ट्रिज्म का समर्थन करने के लिए किसे गिरफ्त में ले लिया गया था, तो गैलीलियो को गिरफ्त में ले लिया गया था। इसके अलावा गैलीलियो क्यों फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने शनि ग्रह के छल्ले की भी खोज की थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने सबसे पहली जो हमारी आकाशगंगा देवयानी है इसको सबसे पहले देखा था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला बात आप लोग को हमने बताया कि सूरजमुखी का फूल जो होता है वो सूर्य की दिशा में घूमता है। ये इस घटना को क्या कहा जाता है, हेलियोस्ट्रिज्म। और दूसरा, कुछ फूल जो होते हैं दिन में खिल जाते हैं और रात में क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, तो वो क्या होता है, ये भी हेलियोस्ट्रिज्म की वजह से ही होता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है उनका नाम क्या है, विक्रम साराभाई। क्या नाम है इनका, विक्रम साराभाई। और ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसके जनक कौन है, विक्रम साराभाई। देखिए, इन्हीं के प्रयास से सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये दो चीजें हैं, भारतीय अंतरिक्ष
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी बात करें स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग 1962 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, अनुसंधान, ये इसे क्या कहा जाता है, अनुसंधान संगठन जब यहाँ पे लग जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही कहा जाएगा इसरो। अगर आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। ये दोनों में अंतर हुआ है, अंतर है। इसके अलावा इसके बारे में ध्यान रखेंगे, और विक्रम साराभाई को 1962 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। कौन सा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको 1962 में मिला था। और इनको 1966 में कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था। 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और 1972 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, 1972 को पद्म विभूषण मिला था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना, 1972 में कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण मिला। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको विक्रम साराभाई को। किसे, विक्रम साराभाई को, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने इन्हीं के सहयोग से इसरो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1969 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में, एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। उसके बाद 1962 में विक्रम साराभाई को कौन सा पुरस्कार मिला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी साइंस का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का। आइए चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो प्रकाश बल्ब का तंतु एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, टंगस्टन का। आइए चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि देखिए आईसी चिप किसके बने होते हैं, आईसी चिप, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंडे का खोल, अंडा आप लोग मुर्गी का देखे होंगे, उसका खोल अगर आपसे पूछे किसका बना होता है, ठीक, अंडे का खोल। या फिर मोती पूछ ले, मोती किसके बने होते हैं, तो वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, कैप्सूल का आवरण या फिर कवर, ऊपर का जो कवर होता है कैप्सूल का, तो वो किसका बना होता है, तो ये स्टार्च का बना होता है। अगर आपसे स्टार्च नहीं ऑप्शन में रहेगा तो क्या मिलेगा, जिलेटिन मिलेगा। क्या मिलेगा, जिलेटिन। एक ही बात है, इनका बना होता है ये, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि नाखून, जो आपके नाखून है वह बाल हैं, वो किसके बने होते हैं, बाल, तो ये एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं किरेटिन प्रोटीन। किसका बना होता है, किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये सभी बातें आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक। आईसी चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन का। अंडे की खोल किसकी बनी होती है या फिर मोती, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैप्सूल का जो कवर होता है वो स्टार्च या जिलेटिन की बनी होती है। नाखून व बाल, जो हमारे नाखून होते हैं और बाल, वो क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। महत्वपूर्ण प्रश्न था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, दोस्तों वगैरह में शेयर भी करते रहिए। अगला प्रश्न फिर साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है कि C12H22O11 को और किस नाम से जाना जाता है, तो भैया इसे ही क्या हम लोग बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। शक्कर इसे ही बोलते हैं टेबल शुगर। ओ नो, बेबल नहीं, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, टेबल शुगर के नाम से ही जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, ठीक। इसको ही बोलते हैं, इसको सैक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हैं। देखिए सुक्रोज की बात करें
सुक्रोज किसके बने होते हैं, या फिर आपसे पूछे कि लैक्टोज किसके बने होते हैं, लैक्टोज अगर आपसे पूछे किसके बने होते हैं, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि माल्टोज किसके बने होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, ये सभी क्या होते हैं, माल्टोज, माल्टोज किसके बने होते हैं। तो ये जो सभी होते हैं ये डाइसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं ये सभी जो है डाइसैकेराइड होते हैं। डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, दो मोनोसैकेराइड से एक डाइसैकेराइड बनता है। तो सुक्रोज किसके बने होते हैं, अगर आपसे पूछे कि सुक्रोज किसका बना होता है, तो सुक्रोज जो है आपके ग्लूकोज वह फ्रैक्टोज से मिलकर बनता है। किसके, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बनता है। अगर आपसे पूछे लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, तो ये ग्लूकोज और फिर ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। किससे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे माल्टोज किससे बनता है, तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। किससे, ग्लूकोज और ग्लूकोज का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे कह रहा है कि कौन C12H22O11 को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे शक्कर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं, और इसे सुक्रोज भी कहते हैं। हमने बताया कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सभी डाइसैकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार होते हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलके सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसकी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब राष्ट्रीय गीत आया है, तो यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम है। अगर राष्ट्रगान पूछे तो जनगण मन है। ठीक, अगर आपसे पूछे रचना बंकिम चंद्र, अगर आपसे पूछे कि ये लिया कहाँ से गया है, लिया कहाँ से गया, तो ये आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। और हमारा राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया, तो वो गीतांजलि से लिया गया, गीतांजलि पुस्तक से लिया गया। अपनाया कब गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसे अपनाया कब गया था, तो ये 24 जनवरी के दिन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि इसका प्रथम गायन जो है, हमारा राष्ट्रीय गान जो है, इसका प्रथम गायन कब हुआ था, तो इसका जो प्रथम गायन है ये सबसे पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। ठीक, और ये पूछे, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले इसे गाया कौन था, तो वो गाए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर इसको गाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि इसको गाने में समय कितना लगता है, तो 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। कब गाया जाता है, 65 सेकंड में। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे, क्या है ये प्रश्न, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम है। रचना बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं, और इसको लिया कहाँ से गया, आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या है, उपन्यास है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अपनाया कब गया, संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। पहली बार गायन इसका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इसको गाते हैं, और समय गाने में 65 सेकंड का इसमें लगता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, साइंस से है। कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, यूनिट यानी कि इकाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। इस प्रश्न में सारी बातें, यूनिट तो इसका क्या होता है, डेसीबल होता है। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसीबल को मापते हैं। प्रदूषण भी किस में मापते हैं, डेसीबल। अगर अच्छा पूछे ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका स्तर कितना होता है, जो जब ध्वनि क्या होता है 65 डेसीबल से क्या हो जाता है, इसको ऐसे इसका सिंबल होता है, जब ध्वनि प्रदूषण 65 डेसीबल से क्या हो जाता है, जब ध्वनि की तीव्रता है 65 डेसीबल से अधिक हो जाता है, तो उसे ध्वनि क्या कहते हैं, ध्वनि पॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ध्वनि पॉल्यूशन किससे होता है, तो देखिए एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन में क्या मिलता है, वायुयान की उड़ान को कहते हैं, या फिर जेट की उड़ान को। तो सर्वाधिक वायु प्रदूषण कब होता है, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, सर्वाधिक वायु प्रदूषण। तो
जेट उड़ान से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, या फिर वायुयान की उड़ान से क्या होता है, सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, जेट की उड़ान से। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है, जो है आप जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से हमारे शरीर की बहुत सारे अंगों पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभावित कौन सा भाग होता है शरीर का, तो तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र सही था। तो चलिए इसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, तो ये है डेसीबल। डेसीबल है, सिंबल इस तरह का होता है, डीबी ऐसे होता है सिंबल इसका। और इसकी स्तर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाएगा, जब 65 डेसीबल से अधिक हो जाएगा पॉल्यूशन, तो उसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। और सर्वाधिक वायु प्रदूषण जो है जेट जब उड़ान भरता है उस समय होता है, जेट के उड़ने से। और सर्वाधिक प्रभाव इसका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट का प्रश्न लिया गया है। देखिए, टेनिस में हार्ड कोर्ट मैदान जो होता है, टेनिस के परिसर को जो है हार्ड कोर्ट से बना होता है। ये किसकी सतह, ये जिसकी सतह किसकी बनी होती है, तो ये कंक्रीट से बनती है। किसकी बनती है, कंक्रीट। जैसे कंक्रीट जो आपके छत वगैरह के, मतलब घरों के छत लगते हैं आजकल, वो भी कंक्रीट के बने होते हैं। तो उसे वो भी टेनिस का एक मैदान है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो हार्ड कोर्ट पे कौन कौन सी गेम खेली जाती है, हार्ड कोर्ट की बात करें तो पहला तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। यूएस ओपन, ये क्या होता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और दूसरा आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 और ग्रैंड स्लैम होते हैं। तीसरा ग्रैंड स्लैम कौन होता है, विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन की बात करें, विंबलडन ओपन की बात करें तो ये अगर आपसे पूछे किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ग्रास कोर्ट किसकी बनी होती है, तो ये घास की बनी होती है। किसका, घास की बनी होती है। ग्रास मतलब घास होता है, तो ये घास की बनी। चौथा ग्रैंड स्लैम हमारा कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा है, फ्रेंच ओपन। क्या होता है, ये होता है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन पूछ ले किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले मतलब क्या होती है, मिट्टी होती है। तो ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी पे खेला जाता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, क्ले कोर्ट। ठीक, तो हमने क्या बताया। और विंबलडन ओपन जो है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये सबसे नया वाला ग्रैंड स्लैम है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सबसे नया है, कौन सा सबसे पुराना है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। टेनिस में ये सभी ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताया कि टेनिस के हार्ड कोर्ट यानी कि मैदान जो होता है किसकी सतह से बनी होती है, इसकी सतह किसकी बनी होती है, तो कंक्रीट। कंक्रीट मतलब क्या होता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू इससे बनी होती है। इसमें खेले क्या जाते हैं, यूएस ओपन खोले जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये दोनों ओपन ये सभी जो ग्रैंड स्लैम है ये दोनों ग्रैंड स्लैम कंक्रीट के यानी कि हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। जबकि विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन की बात करें तो घास के मैदान पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये जो है टेनिस के खेल होते हैं, टेनिस के खेल होते हैं, जो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, ये टेनिस के खेल होते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये वर्ल्ड जियोग्राफी से है। वर्ल्ड जियोग्राफी, क्योंकि भूकंप वगैरह के बारे में आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। कह रहा है रिएक्टर पैमाने से किसकी माप होती है, तो इससे हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप की क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता का माप करते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अब रिएक्टर पैमाने की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डीप में जाते हैं रिएक्टर पैमाने के बारे में। इस पे अंक कितने बने होते हैं भैया, अंक रिएक्टर पैमाने पे जो 0 से 10 तक के अंक इस पे क्या होते हैं, अंकित होते हैं। और ये किस पे आधारित होते हैं, आधारित किस पे होते हैं, तो लघुगणक पे आधारित होते हैं। लघुगणक मैथ का ही एक लेसन होता है, लघुगणक, इस पे आधारित होते हैं। आप लोग लॉग वगैरह को पढ़े होंगे, लॉग, इसको बोलते हैं लघुगणक। ठीक, तो ये इस पे आधारित होते हैं। उसके अलावा जो है रिएक्टर पैमाने की अगर आपसे पूछे कि खोज किसने की थी, तो चार्ल्स रिएक्टर ने इसकी खोज की थी। इनके नाम पे ही इसका नाम रखा है रिएक्टर। ठीक, चार्ल्स रिक्टर होता है, रिक्टर ने इसकी क्या की थी, रिक्टर होता है, रिएक्टर नहीं होता है,
रिक्टर ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये भी बातें अब कब खोज की थी, तो 1935 में इसकी खोज हुई थी, 1935 में होती है। ठीक, अभी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं भूकंप के बारे में, क्योंकि एग्जाम में भैया पूछे जाते हैं भूकंप के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भूकंप का अर्थ है, भू मतलब क्या होती है पृथ्वी, कंप मतलब क्या होता है कांपना, तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना। क्या होता है, पृथ्वी का कांपना, इसका अर्थ होता है। और दूसरी बात कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्जाम में करोड़ों बार पूछा गया है। भूकंप के जो अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। करोड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, हमने भी कई बार बताया है, तो इसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। अगली बात आप लोग को ये बताना है कि इसमें कितने प्रकार की जो है तरंगे क्या होती है, इसमें कितनी प्रकार की जो तरंगे होती हैं उत्पन्न होती हैं, तो वो 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक होती है प्राथमिक तरंग, और एक होती है आपकी द्वितीयक तरंग भी इसमें उत्पन्न होती है, और एक होती है आपकी धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग या फिर इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर इसे ही बोलते हैं सतही तरंग। क्या बोलते हैं, सतही तरंग बोलते हैं। तो इन 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं पी वेव, और द्वितीयक तरंगे को एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव, धरातली को लैंड्स वेव बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक, इतनी चीजें, इसको लव वेव्स भी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए रिवीजन करते हैं कि भूकंप में रिएक्टर पैमाने से किसकी माप होती है, तो इससे भूकंप की माप तीव्रता का माप होती है, और इस पे अंक कितने होते हैं, 0 से 10 तक इस पे अंक होते हैं। ये आधारित किस पे होता है, तो लघुगणक पे ये आधारित होता है। जो रिएक्टर पैमाना है ये लघुगणक पे आधारित होता है। खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है चार्ल्स रिएक्टर साहब ने किया था 1935 में। और ये एग्जाम में ये डेट भी पूछा गया है। और भूकंप का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का कांपना। भूकंप का अध्ययन मतलब अर्थ होता है, इसकी अध्ययन क्या होती है, सिस्मोलॉजी होती है। उत्पन्न में 3 तरंगे इसमें उत्पन्न होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे इसमें उत्पन्न होती है, जिसे धरातलीय तरंग भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है खेती जो है चावल की होती है। किसकी होती है, चावल की होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कि चावल की बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन इसकी कहाँ पे होती है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जो है चावल की उत्पादन कहाँ पे होती है, तो ये होती है चीन में। कहाँ पे, चीन में होती है। दूसरे नंबर पे अपना क्या है, भारत। अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल की उत्पादन होती है, भारत में पूछ ले, तो ये होती है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और दूसरे नंबर पे अपना कौन है, दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, चावल के उत्पादन में। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, संगठन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो ये है आपके कटक में। कटक कहाँ पे है, कटक बाबू, तो ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि भारत में सर्वाधिक किस फसल की उत्पादन होती है, तो चावल की। सर्वाधिक उत्पादन चावल की जो है ऐसे ओवरऑल पूछेंगे तो चीन में, दूसरे नंबर पे भारत में। अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे, कटक उड़ीसा में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये कंप्यूटर के प्रश्न है। 1-2 कंप्यूटर के प्रश्न भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मॉडेम का प्रयोग पहले किया जाता है लैपटॉप वगैरह में, या फिर कंप्यूटर में मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम क्या करता है कि ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। जैसे पेन ड्राइव होती है, उतनी बड़े आकार की मॉडेम होती है, जिसमें सिम लगता है। कोई भी सिम लगा सकते हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, कोई भी सिम लगा सकते हैं। अभी इसका प्रयोग कम हो गया है, क्योंकि अभी 4G 5G फोन आ गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन से ही नेट कनेक्ट करवा लेते हैं, वो सबसे इजी होता है। तो मॉडेम का पहले प्रयोग किया जाता है जब 4G 5G फ़ोन नहीं होते थे। तो ये उपकरण क्या करता है, जो आपके स्क्रीन पे, जो भी आपके कंप्यूटर में जो डिजिटल सिग्नल है, उसको टावर तक पहुंचाने के लिए उसको एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके उसको भेजता था। तो इसको मॉडेम को क्या, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं मॉडेम। तो इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस भी कहते हैं। ठीक, तो ये इसका फुल फॉर्म भी होता है, ये पूछा भी गया है, इस वजह से मॉड्यूलेटर, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसको कहते हैं, डीमॉड्यूलेटर भी इसको कहते हैं। ठीक, मॉडेम का एक फुल फॉर्म है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कंप्यूटर में कई सारे डिवाइस लगे होते हैं, उनका प्रयोग देख लीजिए क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए कंप्यूटर में लगे होते हैं और कौन कौन से डिवाइस, जैसे कंप्यूटर में लगा होता है मॉनिटर। मॉनिटर किस काम में आता है? तो मॉनिटर जो है ये दृश्य को देखने में, दृश्य मतलब जो वीडियो चित्र वगैरह है उसको देखने के काम में आता है, देखने। अच्छा, इसमें कंप्यूटर में क्या लगा रहता है? प्रिंटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? प्रिंटर। प्रिंटर किस काम में आता है? तो वो कागज पर, किसी भी कागज पर आपकी कोई भी जानकारी है उसको छापने के लिए, कागज पर जानकारी क्या करना, जानकारी छापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, फोटो बनाने, कागज पे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है प्रिंट करने के लिए। माउस क्या काम करता है? कंप्यूटर में माउस लगे होते हैं, माउस क्या काम करता है? तो वो क्या करते हैं, स्क्रीन पर क्या करता है, जो स्क्रीन पे एरो होता है, एरो तीर के जैसे होता है, उसका क्या करता है, एरो का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्क्रीन का नियंत्रण नहीं, स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण। स्क्रीन पर जो आपका कर्सर होता है उसका क्या करता है? नियंत्रण होता है। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कौन उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो वो मॉडेम है। क्या है? मॉडेम। मॉडेम को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर डिवाइस। ठीक, और मॉनिटर क्या काम करता है? तो वो दृश्य को देखने के काम करता है। हमने बताया प्रिंटर कागज पे जानकारी छापने के लिए, और कर्सर क्या होता है? स्क्रीन पर क्या, माउस क्या काम करता है? स्क्रीन पे कर्सर को नियंत्रित करता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इतना बातें हमने बताया। अगला प्रश्न है कि सोने का मूल्य किस शहर में निर्धारित होता है? एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सोने का जो मूल्य है किस शहर में निर्धारित होता है? तो ये जो लंदन में निर्धारित होता है। कहाँ पे? लंदन में। अब यहाँ पे सोना आ गया तो हम लोग सोने के बारे में बात करेंगे। नॉट बाबू सोना, ओनली सोना। सोना मतलब जो पहनने वाला आभूषण है, जो आपकी धातु है, उसके बारे में। ठीक, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि शुद्धतम सोना किसे कहते हैं, शुद्धतम सोना किसे कहते हैं? शुद्धतम सोना जो होता है वो एग्जाम में पूछा गया है, ये 24 कैरेट का होता है। एक प्रश्न ये आप लोग लपेट लिए। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? मूर्खों का सोना, तो मूर्खे मतलब मूर्ख लोग जो आपके 10-10 घंटे सोते हैं उसको कहते हैं मूर्खों का सोना। ऐसा नहीं है। तो आयरन पायराइट को क्या कहते हैं? आयरन पायराइट को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट नमन, अभी ये करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रोजेक्ट नमन ये एक योजना है। प्रोजेक्ट नमन, अगर आपसे पूछे कि इसका संबंध किससे है, प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, तो ये सोने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोने से संबंधित है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो इतनी बातें हैं, सोने से इतना बहुत हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सोने का मूल्य किस शहर में निर्धारित होता है? लंदन में। लंदन कहाँ पे? ब्रिटेन की राजधानी है। सबसे शुद्धतम सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अब मूर्खों का सोना आयरन पायराइट को कहते हैं। और प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? ये सोने से संबंधित है। तो ये 3 बातें आप लोग को ध्यान रखना है। करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि कौन विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है, विटामिन जो के होता है आपका, ये रक्त जमने के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ विटामिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं और इससे संबंधित जानकारी पढ़ लेते हैं। जैसे विटामिन ए, तो इसको क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। एग्जाम में पूछा जाता है रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कौन सा रतौंधी रोग होता है? विटामिन B1, इसको क्या कहते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायमिन बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी इसकी कमी से रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। क्या, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, बच्चों में इसकी कमी से
रिकेट्स नामक रोग होता है। बच्चों में हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी हो जाती हैं। और वयस्कों में जो लोग बड़े होते हैं उसमें क्या कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक, ऑस्टियोमलेशिया, तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अब बढ़ते हैं विटामिन ई, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। विटामिन ई क्या होता है, ये इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं टिकोफेरॉल। अरे यार, इसको कैल्सीफेरॉल सब उल्टा हो गया क्या, इसको और भी कम ले। हाँ, इसको बोलते हैं, विटामिन डी को टेकोफेरॉल लिख दिए क्या? नहीं 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 मेरे बाबू, विटामिन डी को बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक, और विटामिन डी ई को क्या बोलते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। और ये बांझपन का मतलब क्या होता है, जो वो क्या बोलते हैं, जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी। ऐसे लिख लीजिए, जनन क्षमता में क्या होती है, क्षमता में कमी होती है। स्त्रियों में बांझपन होता है और जो पुरुष होते हैं उनमें जो नापुंसकता होती है, तो जनन क्षमता में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा गया, विटामिन ई की कमी से। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था, साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए चलिए इसको रिवीजन करते हैं कि कौन विटामिन रक्त के जमने के लिए आवश्यक है। तो हमने बताया विटामिन की के रक्त जमने के लिए आवश्यक है। विटामिन क्या हो गया, विटामिन के का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे, विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग बताएंगे। और विटामिन ए का हमने बताया कि इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी1 थायमिन, कमी से वेरी स्कारविक अम्ल। विटामिन सी, इसकी कमी से रोग स्कर्वी। ठीक, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रोग बच्चों में जो है रिकेट्स होता है और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की कमी से टेकोफेरॉल विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। स्त्रियों में बांझपन, यानी कि जो आपके लैंगिक क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और ये इंडियन जियोग्राफी से है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। मतलब कि समुद्र में नहीं जाके गिरती है, बीच में ही कुछ हो जाती है। देखते हैं कौन सी नदी है, तो ये है आपकी कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना। क्योंकि ये सहायक नदी किसकी हो जाती है, ये किसकी सहायक नदी है, यमुना। आप सभी जानते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है। लंबाई कितना है भैया इसका, तो ये है 1376 किलोमीटर लंबी। कितनी है, 1376 किलोमीटर लंबाई है, गंगा की सहायक नदी है। ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गंगा में ये विलय कहाँ पे होती है, तो प्रयागराज में ये गंगा में विलय हो जाती है। कहाँ पे, प्रयागराज में गंगा में विलय हो जाती है। प्रयागराज में यहीं पे त्रिवेणी संगम बनता है, जो आपके त्रिवेणी संगम जहाँ पे कुंभ मेला लगा है, तो त्रिवेणी संगम में ये क्या हो जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। जैसे देखिए कौन कौन सी सहायक नदी है, सिंध, बेतवा, चंबल भी इसकी सहायक नदी, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, और आपके हिंडन भी इसकी सहायक नदी है, हिंडन भी इसी की सहायक नदी है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। सिंध, बेतवा, केन, चंबल, हिंडन इसकी सहायक नदी है। इतनी बातें आप लोग को इस प्रश्न से क्या करना है, याद रखना है। इस प्रश्न से क्या करना है, इतनी बातें याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसका रिवीजन पहले कर लीजिए, पहले रिवीजन इसका करेंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो समुद्र में जा करके नहीं मिलती है। तो हमने बताया कि ये नदी है आपकी यमुना नदी। लंबाई कितनी है इसकी, 1376 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये बातें आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। 1376 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि ये किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, और गंगा की ये सबसे बड़ी क्या है,
सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा में जाकर विलय कहाँ पे होती है, तो ये प्रयागराज में जाकर के गंगा में विलय हो जाती है। कहाँ पे, प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में। इसकी सहायक नदी हमने क्या बताया है, इसकी सहायक नदियाँ सिंध, बेतवा, केन, चंबल और कौन सी है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे आपका, उसके बाद हिंडन भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद बनास भी किसकी सहायक नदी है, इसी की सहायक नदी है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2024 में स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। तो इंदौर, 2 शहरों को मिला है। एक तो आपको इंदौर को मिला है, इंदौर को मिला है, इंदौर। एक आपको किस शहर को मिला है, आपके इंदौर को मिला है। और दूसरा आप मिला है आपके गुजरात को, सॉरी सूरत को। इंदौर और सूरत को मिला है। ठीक, इन दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सूरत के बारे में कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे सूरत के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, सूरत अधिवेशन अगर आपसे पूछे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1907 में होता है। सूरत अधिवेशन 1907 में। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का क्या हो जाता, कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे सूरत अधिवेशन से। अगली बातें यहाँ पे, सूरत से निर्विरोध एक लोग क्या बने हैं, एमपी बने हैं। तो आप लोग बताएंगे कि सूरत से कौन निर्विरोध एमपी बने हैं। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि सूरत से निर्विरोध एमपी किसे चुना गया है, सूरत से निर्विरोध एमपी कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके, आप लोग को ध्यान रखना है, ये बने हैं आपके, कौन बने हैं, मुकेश दलाल। कौन बने हैं, मुकेश दलाल। अगली बात ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि सूरत किस नदी किनारे है, सूरत किस नदी किनारे, आप सभी जानते हैं ये ताप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे है। अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ पे लगी थी, ये आप लोग बता दीजिए कि भैया अंग्रेजों की पहली कोठी ये कहाँ पे बनी थी। तो वो भी आपके कहाँ पे बनी थी, सूरत में ही बनी थी। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि 2024 में स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला, इंदौर और सूरत को। ये 2 शहरों को मिला है। हमने सूरत के बारे में कुछ बातें बता दी। और सूरत अधिवेशन 1907 में, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल में विभाजन होता है। सूरत में निर्विरोध एमपी कौन बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुकेश दलाल बने। हमने बताया सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे भ्रंश घाटी में बहती है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी कहाँ लगी थी, वो आपकी कहाँ पे लगी थी, तो सूरत में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 वाला, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कह रहा है कि 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है। तो इसमें शीर्ष देश है आइसलैंड। कौन सा देश शीर्ष है, आइसलैंड कंट्री इसमें शीर्ष देश है। ठीक, 2024 में ग्लोबल पीस मतलब क्या होता है, शांति। तो शांति वाले इंडेक्स में आप लोग याद रखेंगे कौन सा देश शीर्ष है, तो आपका आइसलैंड शीर्ष देश है। अगर आपसे पूछे कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स का इस बार जो है संस्करण कौन सा था, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। संस्करण पूछेगा तो इस बार 18वां था। अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत का स्थान बता दीजिए कौन सा है, भारत का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 116वां है। कई सारे इंडेक्स या सूचकांक जारी होते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है। आइए चलिए कुछ सूचकांकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो इसमें जो है शीर्ष में राज्य जो है उत्तराखंड है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करने का काम आपका कौन करता है, ये जारी करता है नीति आयोग। कौन करता है, नीति आयोग क्या करता है, इसे जारी करता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बार जो है एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 17 गोल हैं इसके, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां। अगर आपसे पूछे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है,
जेंडर गैप इंडेक्स में, तो इसमें है 129, ठीक, 129वां स्थान है, ठीक। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष देश कौन है, तो आइसलैंड है। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा स्थान है इस इंडेक्स में, तो भारत का 116वां स्थान है, और संस्करण कौन सा था इस बार, 18वां संस्करण था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा, उत्तराखंड है, और जारी कौन करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है। गोल कितने हैं, 17 हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159वां है, जेंडर गैप इंडेक्स 129वां है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है अपने आप में भी एक अनोखा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी बताते हैं। चिपको आंदोलन आप लोग पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन ये प्रश्न में एग्जाम में क्या पूछा था कि मूल रूप से कहाँ से संबंधित है। तो मूल रूप से जब पूछेगा तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान से संबंधित। आप तो अभी प्रश्न क्या आप लोग आज तक पढ़ रहे थे कि ये उत्तराखंड से संबंधित है, लेकिन मूल रूप से पूछे भैया कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से। और इसकी शुरुआत राजस्थान में किसने की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्नोई परिवार ने। किसने शुरुआत की थी, विश्नोई परिवार के द्वारा, विश्नोई समाज के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक, विश्नोई समाज के द्वारा। अब कब शुरू किया गया था, तो वहाँ पे ये 1730 में शुरू किया गया था। अब इसकी जनक वहाँ पे कौन थी, इसकी जो है जनक कौन थी, तो वो थी आपकी अमृता देवी। कौन थी जनक, तो वहाँ पे जो जनक थी अमृता देवी, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगर आप लोग से यही प्रश्न पूछे कि आधुनिक भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, चिपको आंदोलन की आधुनिक भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1900, तब आप लोग बताएंगे 1973 में। कहाँ पे, उत्तराखंड में आधुनिक, यहाँ पे आधुनिक रहेगा, उत्तराखंड का चमोली जिला। तो ये उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी। यहाँ पे क्या करें यार, उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी। और जो है इसके जनक कौन थे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे आप लोग जनक बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, इसके जनक हैं वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। अगर फीमेल में पूछेगा तो कौन है, आपके गौरा देवी। कौन है, गौरा देवी। अगर आपसे पूछे कि ये चिपको आंदोलन भैया संबंधित किससे है, तो ये वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष से, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। तो देखिए ये एग्जाम में प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से पूछ ले, जब एग्जाम में मूल रूप बता दे तो आप लोग बताएंगे राजस्थान में शुरू की गई थी विश्नोई परिवार के द्वारा। अमृता देवी इसकी जनक मानी जाती हैं। अमृता देवी वहाँ पे 1730 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आधुनिक भारत में 1773 में इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड से, और इसकी जनक सुंदरलाल बहुगुणा हैं। और महिला में पूछे तो गौरा देवी, और भी लोग थे इनसे शामिल थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। युगांडा की राजधानी, देखिए हमारे एग्जामों में राज्य और उनकी राजधानी, देश और उनकी राजधानी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देश और उनकी मुद्राओं के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी देखिए युगांडा की राजधानी के बारे में पूछा है, तो आप लोग बताएंगे युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। अब देखिए युगांडा जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी कंट्री, अफ्रीकन। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग अफ्रीका के सभी देशों के बारे में, मतलब सभी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य देश और उनकी राजधानियों को देखेंगे। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि ये अफ्रीका के कंट्री हैं, तो साथ में आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि ये सभी अफ्रीका के कंट्री। जैसे सूडान का पूछ ले कि राजधानी क्या है, तो सूडान की जो राजधानी है भैया खार्तूम है। क्या है, खार्तूम राजधानी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वहीं पे दक्षिणी सूडान का राजधानी बता दीजिए, जो कि सूडान से ही 2011 में अलग हुआ था दक्षिणी सूडान, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जुबा हो जाएगी, ठीक, जुबा हो जाएगी। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि मिस्र की राजधानी बता दीजिए क्या है मिस्र की राजधानी, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्या है मिस्र की राजधानी, काहिरा। अगर आपसे पूछे तंजानिया की राजधानी बता दीजिए, तंजानिया की राजधानी बताइए, तो यहाँ की डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। सोमालिया की अगर राजधानी पूछ ले आपको, यहीं पे सोमालिया की राजधानी पूछे, तो सोमालिया की जो राजधानी होती है वो है आपका मोगादिशु। क्या है राजधानी, मोगादिशु राजधानी है, ठीक।
ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगली प्रश्न आप अगर आपसे पूछे कि केन्या की राजधानी बता दीजिए, केन्या की राजधानी बता दीजिए, तो नैरोबी है, नैरोबी। ये सभी अफ्रीकन कंट्री हैं। ये एक और बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। गैबोन की राजधानी बता दीजिए, क्या है? गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। क्या है इसकी राजधानी? लिब्रेविले यहाँ की राजधानी है। ठीक, एक और राजधानी बता दीजिए। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी क्या है? कंगाली यहाँ की राजधानी है। तो ये किंगाली यहाँ की राजधानी है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। युगांडा की राजधानी पूछे तो कंपाला। क्या है? कंपाला। सूडान की राजधानी पूछ ले तो क्या है? खार्तूम। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, तंजानिया की राजधानी है। सोमालिया की राजधानी बता दीजिए, मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। और रवांडा की राजधानी क्या है? किंगाली। क्या है? किंगाली रवांडा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जामों में हजारों बार पूछा गया है। ये प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। और इस प्रश्न से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है कलाओं के बारे में देखेंगे, कुछ लोक कला के बारे में। जैसे देखिए मधुबनी जो है एक चित्रकला है, या फिर आप सब कह सकते हैं ये लोक कला है। क्या है? मधुबनी लोक कला है। ठीक, और ये फेमस कहाँ पे है? तो ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओ नो, ये कहाँ पे प्रचलित है? अगर आपसे पूछ ले ये प्रचलित कहाँ पे है, तो वो मिथिला में प्रसिद्ध है। इसलिए इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? मिथिला। और मिथिला आप सभी जानते हैं कहाँ पे है? बिहार में। ये चित्रकारी करते हैं दीवालों पे, ऐसे शादी विवाह में भी हमारे यहाँ यूपी बिहार में किया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बिहार यहीं पे आ गया, बिहार को लपेट लेते हैं, बिहार को यहाँ पे लपेट लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं इस बार। बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार के बारे में देखिए, चित्रकला के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन बिहार को पहले देखिए। राजधानी पूछ लेगा भैया, के फॉर कैपिटल। कैपिटल कहाँ की, कहाँ है यहाँ की? पटना में है। कहाँ के? ओ नो, राजधानी कहाँ पे है यहाँ की? पटना में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सीएम, मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम थे। सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। तो ये नीतीश कुमार यहाँ की क्या है? नीतीश कुमार क्या है? यहाँ की सीएम है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल के लिए जी लिख देते हैं, जी फॉर गवर्नर। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो ये विश्वनाथ अरलेकर यहाँ के विश्वनाथ अरलेकर क्या है यहाँ के? अरलेकर क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ चित्रकला के बारे में देख लेते हैं, जैसे लोक कला के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे पटचित्र कहाँ की है, ये भी एग्जाम में पूछा गया पटचित्र। तो ये भैया उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तंजावुर कहाँ का है, तंजावुर जो चित्रकला है भैया, ये आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का चित्रकला है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चेरियल कहाँ का चित्रकला है, चेरियल, तो ये भैया आपकी आंध्र प्रदेश का है। तो ये कुछ और आप लोग को ध्यान रखना है। ये भी सभी एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, मजाक की बात नहीं है। तो मधुबनी क्या है? तो लोक कला है। आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रचलित कहाँ पे है? हमने बताया मिथिला, बिहार में प्रचलित है। बिहार से हमने क्या बताया? यहाँ की राजधानी क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर। पट्टचित्र उड़ीसा में फेमस है, तंजावुर तमिलनाडु में फेमस है। हमने बता दिया कि चेरियल कहाँ पे फेमस है? आंध्र प्रदेश पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में जीवाणु जनित संक्रमण के लिए सबसे सामान्य उपचार क्या है? तो ये जो उपचार है एंटीबायोटिक्स है। जो आपके जीवाणु जनित रोग होते हैं मनुष्य में, जीवाणु जनित संक्रमण, उसमें क्या चलाया जाता है? एंटीबायोटिक्स। क्या चलाया जाता है? एंटीबायोटिक्स से चलाया जाता है। एंटीबायोटिक्स मतलब, एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? ये प्रतिजैविक को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिजैविक को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक्स। आइए चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे अगर इससे संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछे कि एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन क्या करता है? ये एंटीबॉडी को क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एंटीबॉडी को क्या करता है? उत्तेजित करने का काम करता है।
एंटीबॉडी को ये उत्तेजित करता है। ठीक, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एंटीबॉडी क्या कहलाता है, एंटीबॉडी क्या कहलाता है, तो यही जो है उत्तेजित होता है एंटीजन, फिर एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से क्या करता है, लड़ता है, शरीर को बचाता है। कोई भी एंटीजन बाहरी कोई भी जो हानिकारक होते हैं जीवाणु, उनको क्या करता है, उनको मारता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एंटीजन से ये लड़ता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और एंटीबॉडी को ही क्या कहता है, इसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ग्लोबुलिन। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जा रहा है, इस वजह से लिखने में थोड़ा सा कहते हैं। ठीक, हाँ, तो इतनी आप लोग ध्यान रखिए, इतना बहुत है। और क्या बता दें, तो देखिए ये बायो का प्रश्न था, बायो का। और यहाँ पे क्या बताया हमने, मनुष्य में जीवाणु जनित, मतलब जब जीवाणु जनित कोई भी संक्रमण या रोग हो जाता है तो उसमें जो डॉक्टर वगैरह हैं वो एंटीबायोटिक्स दवाएं चलाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। एंटीजन हमने बताया कि एंटीबॉडी को उत्तेजित करता है, जिससे वो क्या करे, बाहरी जो आपके रोगाणु जीवाणु विषाणु और कवक वगैरह उनसे क्या करता है, लड़ता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं एंटीबॉडी को। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और हमने बताया कि कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण अपने आप में है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कौन नहीं है, जब नहीं वाला प्रश्न आए तो आप लोग को जानना ये जरूरी होता है कि इसमें से कौन कौन है, कौन कौन है, तभी तो बता पाएंगे कौन नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में लिखेंगे और आप लोग को याद रखना है। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपसे पूछे, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS इसे कहते हैं। क्या, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसी तरह से एप्पल का भी, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में पूछा गया है, तो ये होता है मैक OS। क्या होता है ये, मैक OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह के विंडोज के भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, आप लोग कंप्यूटर वगैरह चलाए होंगे तो जानते होंगे। विंडोज में कौन आते हैं, विंडोज 7 आता है, विंडोज 8 आता है, विंडोज 10 आता है, विंडोज 11 आता है, उसके अलावा विंडोज XP आता है, विंडोज XP भी आता है। ठीक, विंडोज XP भी आता है, ये सभी आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा विंडोज का और आता है, विंडोज का ही और आता है, जैसे विंडोज विस्टा हो गया, विंडोज विस्टा हो गया, विंडोज लिनक्स हो गया, फिर यूनिक्स हो गया, यूनिक्स। ठीक, यूनिक्स और जेनिक्स भी आता है। ठीक, ये सभी आते हैं, जेनिक्स भी आते हैं। ये सभी क्या है, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स, विस्टा, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लोग को क्लास में कुछ चीज़ें नहीं भी याद होती हैं, तो अगर आप लगातार क्लास लेते हैं तो आप लोग को ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो हमने क्या बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS DOS। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज लिनक्स, विंडोज यूनिक्स गलत लिखा है, यूनिक्स ऐसे रहेगा, यूनिक्स, जेनिक्स, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किस द्वीप को अलग करता है, तो ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। किसको अलग करता है, अंडमान से निकोबार को अलग करता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अंडमान और निकोबार के बीच में ये स्थित है, ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसकी राजधानी के फॉर कैपिटल होती है, कैपिटल अगर इसका बदल जा चुका है, पहले श्री विजया, पहले पोर्ट ब्लेयर था, अभी ये इसकी राजधानी क्या हो गई है, अभी हाल ही में बदली गई है, श्री विजयपुरम हो गई है। क्या हो गई है, श्री विजयपुरम हो गई है इसकी राजधानी। ठीक, और कुछ चैनलों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि कोको चैनल किसके बीच में है, कोको चैनल, जी हाँ, कोको चैनल ये पूछा गया है, तो ये जो है अंडमान और फिर आपके
अंडमान और म्यांमार के बीच में है, अंडमान और म्यांमार के बीच में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे पूछे पाक स्टेट भी एग्जाम में पूछा गया किसके बीच में है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे ये भारत एंड श्रीलंका के बीच में है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वरम द्वीप भी, पंबन द्वीप भी भारत श्रीलंका के बीच में है, और पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक 8 डिग्री चैनल आप लोग बताएंगे किसके बीच में है, 8 डिग्री चैनल जो कि एग्जाम में पूछा गया है, और एक बताएंगे 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है। तो ये सभी चैनल मतलब कि समुद्र में पानी का सकरा जो है रास्ता होता है उसे चैनल बोलते हैं। तो 8 डिग्री जो चैनल है ना, ये आपके एक जो दक्षिणी देश है उसका क्या नाम है? मालदीव। ये जो है मालदीव एंड मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न था, ये इंडियन जियोग्राफी से, और कंप्यूटर वाला जो प्रश्न था ये कंप्यूटर से प्रश्न था। ठीक, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार को अलग करता है, और ये अंडमान निकोबार के भी राजधानी करंट अफेयर का प्रश्न है, याद रखेंगे। श्री विजयपुरम हो गई। कोको चैनल किसके बीच में है? ये अंडमान और म्यांमार को क्या कर सकता है? अलग करता है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। लंका की लंका लगा दो। और 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और फिर मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की कौन पर्यटक स्थल 1911 में जॉर्ज वी का मतलब होता है ये पंचम और रानी मैरी के दौरे का स्मरण कराता है। स्मरण मतलब याद, मेमोरी। तो ये जो है आपके गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग सुने होंगे। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कब बना था? तो जब मैडम मैरी और जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे 1911 में, तब इसको बनाया गया। अगर आपसे पूछे ये स्थित कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है। मुंबई कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग जान चुके हैं। अब ये अगला प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है, इसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार इसके जॉर्ज विटेंट हैं। कौन है? जॉर्ज विटेंट क्या है? इसके वास्तुकार हैं। अगर आपसे पूछे क्या पूछेगा अब, निर्माण कब हुआ था? तो हमने बताया ना 1911 में, यहाँ पे लिखा भी है इसका निर्माण हुआ था। और एक आपका है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे है? तो इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट पूछे कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके बारे में पूछा जाता है इसके वास्तुकार कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वास्तुकार पूछे तो एडविन लुटियन है। कौन है? एडविन लुटियन इसके वास्तुकार हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर आपसे पूछे ये किसकी याद में बनाया गया था, तो प्रथम जो आपका विश्व युद्ध था उसमें जो हमारे भारतीय सैनिक क्या हुए थे? शहीद हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में इसे बनाया गया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया कि कौन पर्यटक स्थल 1911 में मैडम जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के दौरे के स्मरण में बनाया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न था भैया, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये था आपके गेटवे ऑफ इंडिया। स्थित कहाँ पे है? ये मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। 1911 में बना था। वास्तुकार जॉर्ज विटेंट हैं इसके वास्तुकार। इंडिया गेट आप लोग सभी जानते हैं नई दिल्ली में स्थित है। और एडविन लुटियन कौन है? यहाँ के वास्तुकार हैं। और किसकी याद में बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय शहीद क्या हुए थे, भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनके याद में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर का। रानी रामपाल किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी खेलती हैं, और इससे अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और भी कुछ क्रिकेटर मतलब और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो संन्यास की घोषणा की है, जैसे आर अश्विन किससे संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट से संन्यास की। जैसे आपके राफेल नडाल अगर आपसे पूछे किस खेल के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल, तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं।
तो ये टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। किसे? टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राफेल नडाल के बारे में एक चीज़ और एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम लिख रहे हैं, उनका बताएंगे आप लोग किस खेल से संबंधित है। जैसे अगर आपसे पूछे कि शरद कमल ये सभी फेमस खिलाड़ी हैं। और श्रीजा अकुला ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? शरद कमल, श्रीजा अकुला और मानिक बत्रा ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने बताया कि रानी रामपाल किस खेल से संन्यास लिए हैं? तो ये हॉकी से संन्यास लिए हैं। फिर बताया आर अश्विन ये क्रिकेट से क्या किए हैं? संन्यास लिए हैं। ठीक, और राफेल नडाल ये टेनिस से संन्यास लिए हैं। टेनिस से संन्यास लिए हैं। स्पेन के रहने वाले राफेल नडाल हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम वगैरह खेलते हैं। शरद कमल, श्रीजा अकुला, मानिक बत्रा ये अगर आपसे पूछे किस खेल से संबंधित है, ये लोग संन्यास नहीं लिए हैं भैया, ये कभी खेल रहे हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो आप लोग बताएंगे टेबल टेनिस से। किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो देखिए, साइंस के इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो लाफिंग गैस वाला है ना, ये हजारों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसे लाफिंग गैस कहते हैं, किसे लाफिंग गैस कहते हैं, किसे लाफिंग गैस। तो इसे मैं क्या बताऊं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किससे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। और ये नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O होता है। क्या होता है? N2O। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रमुख गैसों के बारे में ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मार्स गैस किसे कहते हैं, क्या मार्स गैस के बारे में, तो ये मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। किसे बोलते हैं? मीथेन को। फार्मूला क्या होता है इसका? CH4। अगली बात, अगर आपसे पूछे अश्रु गैस किसे कहते हैं? अश्रु, पहली बात तो ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। फिर गोंज दिए हैं तो इसको फिर से लिखेंगे। अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो अश्रु गैस जो है क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरोपिक्रीन को क्या कहते हैं? अश्रु गैस कहते हैं। अगली बात ये आप लोग याद रखेंगे, LPG गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए, LPG गैस में अगर आपसे पूछे कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे नोबल गैस किसे कहते हैं? नोबल गैस किसे कहते हैं? या फिर इसे बोलते हैं शाही गैस किसे कहते हैं? या फिर आपसे पूछे कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं? अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो अगर अक्रिय गैसों की संख्या जो है 6 है, कौन कौन सी? आइए देखिए, तो हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और फिर आपका आर्गन। ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। ये 6 अक्रिय गैसें हैं। तो आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। बहुत सारे गैसों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरह का प्रश्न आएगा उस तरह का यहाँ पे जवाब मिलेगा। एक जवाब नहीं, कई जवाब मिलेंगे। देखिए, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? N2O होता है। मार्स गैस हमने बताया मीथेन को कहते हैं। फार्मूला CH4। अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। LPG गैस प्रोपेन एंड ब्यूटेन को कहते हैं। LPG गैस प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है। नोबल गैस किसे कहते हैं? शाही गैस किसे कहते हैं? अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो ये सभी एक ही नाम है, इनकी संख्या 6 होती है। देखिए, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन को क्या कहते हैं? शाही गैस, नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस भी इन्हें कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय अनुवांशिक विद MS स्वामीनाथन किसमें प्रमुख भूमिका ने? तो ये देखिए, ये आप सभी लोग, ये एग्जाम जो है बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये सभी प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट होते हैं भैया। तो देखिए, हरित क्रांति जो है ये जो संबंधित किससे है? हरित क्रांति। और ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं कहाँ पे? भारत में। ठीक, भारत में। अगर आपसे पूछे कि भैया विश्व में कौन जनक है, यहाँ पे विश्व में इसके जनक कौन है, तो यहाँ पे विश्व में जनक पूछे तो वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग। क्या है? नॉर्मन
अगर आपसे पूछे विश्व में जनक हरित क्रांति के कौन है, नॉर्मन बोरलॉग यहाँ के हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में, ठीक। एक अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति अगर आपसे पूछे संबंधित किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ये संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित। अब हरित क्रांति वो भी भारत वाला, आइए चलिए पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो है शुरू कब हुई थी, तो 1966 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। 3 चरण में टोटल चले थे। और इस समय भारत में क्या चल रहा था, योजना अवकाश चल रहा था। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें योजना अवकाश चल रहा था, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, योजना अवकाश के दौरान चला था। 1966 से लेके 1969 तक योजना अवकाश चला था, 3 वर्ष का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये अगली बात ये पूछी जाती है कि सर्वाधिक लाभ इसमें किस फसल का, सर्वाधिक जो है लाभ इसमें किस फसल पे पड़ा था, तो सर्वाधिक लाभ पूछेगा तो गेहूं पे पड़ा था। और सेकंड नंबर पे सर्वाधिक लाभ जो है वो चावल पे पड़ा था। अगर आपसे पूछे कि कम प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, कम प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो दलहन पे क्या हुआ था, कम प्रभाव पड़ा था दलहन पे। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि एक भारतीय अनुवांशिकविद MS स्वामीनाथन किसमें प्रमुख भूमिका निभाई, तो हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका। विश्व में ये नॉर्मन बोरलॉग क्या करते हैं, हरित क्रांति का शुरुआत करते हैं। ये संबंधित किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। और शुरुआत भारत में कभी थी 1966-67 से। इस समय भारत में योजना अवकाश चल रही थी, ठीक। अगर आपसे पूछे कि 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश चली है भारत में। सर्वाधिक लाभ गेहूं के फसल पे, दूसरे नंबर पे चावल के। अब किस फसल पे लाभ नहीं दिखा, तो वो जो है दलहन पर लाभ नहीं दिखा था। अगला प्रश्न, गोल्डन जुबली कब मनाया, तो ये जुबली या फिर जो है इसको कहते हैं वर्षगांठ, हाँ वर्षगांठ कहते हैं। तो महत्वपूर्ण है भैया, जो गोल्डन जुबली जो है 50 वर्ष पे मनाया जाता है, ठीक। 50 वर्ष पे मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि सिल्वर जुबली कब मनाते हैं, देखिए अगर सिल्वर जुबली की बात करें कि सिल्वर जुबली कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 वर्ष पे। कब मनाते हैं, 25 वर्ष पे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रूबी जुबली कब मनाते हैं, रूबी जुबली कब मनाते हैं, तो रूबी जुबली जो है ये 40 वर्ष पे मनाते हैं। किस वर्ष पे, 40 वर्ष पे। वहीं पे अगर आपसे पूछे कि नीलम जुबली, डायमंड जुबली, पहले बताइए डायमंड जुबली कब मनाते हैं, तो डायमंड जुबली जो है वर्षगांठ जो है डायमंड वाला, तो ये मनाते हैं आपके 60 वर्ष पे, 60 वर्ष पे मनाते हैं। प्लैटिनम जुबली बता दीजिए कब मनाते हैं, प्लैटिनम जुबली। ये भी एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं, तो हमने कहा कि एक साथ लिखवा देते हैं। प्लैटिनम जुबली ये कब मनाते हैं, तो ये 70 वर्ष पे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 70 वर्ष पे। अगर आपसे पूछे शताब्दी कितने वर्ष पे होता है, शताब्दी कितने वर्ष पे होता है, तो 100 वर्ष पे क्या होता है, 100 वर्ष पे शताब्दी होता है। जिस तरह शतक 100 नंबर का होता है, उसी तरह से शताब्दी भी 100 वर्ष पे। तो इस प्रश्न का रिवीजन करते हैं। गोल्डन जुबली किस वर्ष में, 50 वर्ष पे मनाया जाता है। सिल्वर जुबली जो है, सिल्वर वाला वर्षगांठ जो है 25 वर्ष पे मनाया जाता है। हमने बताया रूबी वाला 40 वर्ष पे मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डायमंड जुबली 60 वर्ष पे मनाया जाता है। और प्लैटिनम जुबली जो है 70 वर्ष पे मनाया जाता है। हमने बताया शताब्दी 100 वर्ष पे, ठीक। अगला प्रश्न कि मुद्रा नोट किस स्थान पे छापे जाते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए भारत में मुद्रा जो है ये 4 जगहों पे छापे जाते हैं। कौन कौन सी जगह हैं, चलिए मतलब लाते हैं वहाँ से पैसा। तो देखिए पहला तो आप लोग को ध्यान रखना है, आपका नासिक में छपता है। कहाँ पे, नासिक में। और नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान आपको देवास याद रखना है, देवास में छपता है। देवास कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तीसरा आपको याद रखना है कहाँ पे, वहाँ पे आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, आपके सालबोनी में, सालबोनी में छपता है। सालबोनी ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। चौथा स्थान कहाँ पे, देवास हो गया। मैसूर, मैसूर में छपता है। मैसूर कहाँ पे, कर्नाटक में। तो इन जगहों पे मुद्रा छपता है। लेकिन मुद्रा पे अगर आपसे पूछे कि ये हस्ताक्षर, अच्छा मुद्रा जारी कौन करता है, पहले आप लोग बताएंगे कि मुद्रा को जारी कौन करता है। तो मुद्रा को जारी हमेशा कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा पे जो है हस्ताक्षर किसके होते हैं, हस्ताक्षर सिग्नेचर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसका, गवर्नर का क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का इस पर सिग्नेचर होता है। अभी वर्तमान समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है इनका, संजय मल्होत्रा नाम है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि सिक्कों के टकसाल कहाँ कहाँ के हैं, सिक्कों पे टकसाल तो ये 4 जगहों पे हैं। कौन में सिक्कों की छपाई 4 जगह पे होती है, एक तो आपकी मुंबई हो गई, एक हो गया आपका हैदराबाद, तीसरा आपका हो गया नोएडा, नोएडा में भी छपाई होती है सिक्कों की, और चौथा आपका कौन सा जगह हो गया, चौथा आपका कोलकाता। तो इन जगहों पे क्या होती है, सिक्कों की छपाई होती है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, मुद्रा नोट किस स्थान पे छापे जाते हैं, तो हमने बताया 4 स्थान पे। कौन सा हो गया, पहला नासिक में छापा जाता है जो कि महाराष्ट्र में, देवास में छापा जाता है जो कि मध्य प्रदेश में, सालबोनी में छापा जाता है पश्चिम बंगाल में, मैसूर में भी छापा जाता है जो कि कर्नाटक में। और मुद्रा जारी कौन करता है, आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया जाता है। हस्ताक्षर इस पे कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन करते हैं, गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, ये इस पे क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। सिक्कों पे टकसाले जो है, टकसाल जहाँ पे सिक्कों की छपाई होती है वो 4 जगहों पे, एक तो मुंबई में है, फिर हैदराबाद में दूसरा है, तीसरा नोएडा में, चौथा कोलकाता में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान सभी किस राज्य में स्थित हैं, तो देखिए ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे, असम राज्य में। और असम में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो ये भी आपसे अगर आपसे पूछे कि कितने नेशनल पार्क हैं, तो असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं। कितने, 7 नेशनल पार्क हैं। तीन तो ये हो गया डिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरंग, 3 ये हो गए, और चौथा आप लोग को याद रखना है, चौथा कौन सा हो गया, आपका काजीरंगा हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ पे, ये है आपके असम में। दूसरा आपका डिब्रू सैखोवा हो गया है। उसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है, मानस आप लोग को याद रखना है, मानस भी वहीं पे है। उसके बाद देहिंग पटकाई भी आप लोग ध्यान रखेंगे, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकाई, और एक आपको रायमोना नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, असम में है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, सर्वाधिक जो है नेशनल पार्क किस राज्य में, तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। और कितने हैं मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, ये आप लोग बताएंगे हमें। अगला प्रश्न है हमारा, पहले इसका रिवीजन। तो देखिए हमने क्या बताया कि डिब्रू सैखोवा, नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान सभी किस राज्य में, तो असम राज्य में है। असम राज्य में बताया हमने 7 नेशनल पार्क है टोटल, और 3 तो ये हो गया, 4 हम बता देते हैं, काजीरंगा है, मानस है, देहिंग पटकाई है और रायमोना। तो ये कुल मिला के 7 नेशनल पार्क यहाँ पे हो गए। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति जो है एक फसलों का त्यौहार है। क्या है, एक फसलों का त्यौहार है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था कि मकर संक्रांति क्या है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये फसलों का त्यौहार है। आइए चलिए कुछ और त्योहारों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आए दिन ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि फला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जैसे देखिए, बोडा त्यौहार अगर आपसे पूछे, बोडा नामक त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बोडा जो है त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि नागोबा जत्रा अगर आपसे पूछे, नागोबा जत्रा त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा लोसांग पूछ ले कहाँ पे मनाया जाता है, लोसांग फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे, सिक्किम में मनाया जाने वाला फेमस फेस्टिवल है लोसांग। ठीक, अगला आप लोग को कर्मा भी याद रखना है, कहाँ पे मनाया जाता है कर्मा फेस्टिवल। और आप लोग को सरहुल भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा फेमस है सरहुल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये दोनों फेस्टिवल कहाँ पे, झारखंड में। कर्मा भी नया आया है, कर्मा जो फेस्टिवल है नया है। ठीक, उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है थाई पुसम कहाँ पे मनाते हैं, थाई पुसम त्यौहार। और आपका जल्लीकट्टू ये कहाँ पे मनाया जाता है, जल्लीकट्टू नामक फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो है
तमिलनाडु में मनाते हैं। इन फेस्टिवल को क्या कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। ठीक, चलिए इसका रिवीजन भी करते हैं। देखिए कि मकर संक्रांति क्या है, प्रश्न कह रहा है मकर संक्रांति क्या है, तो ये एक फसलों का हमने बताया त्यौहार है। बोडा त्यौहार भी इसी तरह से है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नगोबा जत्रा ये कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है, और कर्मा फेस्टिवल, सरौल, ये दोनों झारखंड में मनाए जाते हैं। और थाईपुसम, जल्लीकट्टू ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि WTO में 164वां सदस्य कौन बना है? तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसका जो है 164वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका अभी 164वां नंबर का जो सदस्य देश है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अफगानिस्तान बना हुआ है। कौन सा? अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य देश है, 164 नंबर का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग WTO के बारे में देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि WTO के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय जो है इसका जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस संधि के द्वारा? तो मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। किस संधि के द्वारा? मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके महानिदेशक कौन है? WTO के महानिदेशक या फिर अध्यक्ष कौन है इसकी WTO की? तो इसकी जो अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा इवेला क्या है? इसकी अध्यक्ष हैं, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? नाइजीरिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ये बातें आप लोग को क्या रखना है? याद रखना है। और अच्छा, WTO की जो स्थापना है, इसके जगह पे पहले एक संगठन था जिसका नाम है GATT। GATT की जगह पे क्या होता है? GATT की जगह पे क्या होता है? इसकी स्थापना होती है WTO की। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन देश WTO में 164वां सदस्य देश बना है, तो अफगानिस्तान है। और WTO की स्थापना GATT की जगह पे हुआ है। और हमने बताया WTO की मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में मार्केस संधि के द्वारा। महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं। दूसरा कार्यकाल है इनका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही।